नमस्कार साथियों। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। हमने लैंडस्केप के बारे में सिर्फ एक सेगमेंट कवर कराया था, हिमालयन प्लेटो के बारे में। हिमालयन प्लेटो मुझे लग रहा है पूर्णतः ख़त्म हो चुका था, उसका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ था, लास्ट में हमने दर्रे पे ले जाके छोड़ा था। तो हिमालयन प्लेटो के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा सेगमेंट क्या था? प्रायद्वीपीय पठार था। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक था उसमें का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हमें इसके बारे में पढ़ना था ना। तो लैंडस्केप का जो वो चल रहा था पोर्शन, जैसे हमने मानचित्र को 5 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले लैंडस्केप में किया, फिर 4 अलग थे लैंडस्केप में। फिर हमने भारत को 3-4 सेगमेंट में डिवाइड किया। पहले उसके लैंडस्केप के अर्थ वाले सेक्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अर्थ वाले सेक्शन में आता क्या है। अब जैसे प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको भी हम कई सेगमेंट में डिवाइड करके उसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। और वो कौन कौन से सेगमेंट हैं पहले आप उसको देख लीजिए। जैसे कि पहला है केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, इंग्लिश में सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो पूर्वी पठार पड़ेगा, उत्तर पूर्वी पठार पड़ेगा। ये देखिए भारत का ये आपका मैप हो गया। ठीक है, अब इसी में दिखाएंगे, पहले लिख लीजिए पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार, फिर उत्तर पूर्वी पठार, फिर आएगा दक्कन पठार, फिर दक्षिण का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, फिर दो दक्षिण का पर्वतीय पठार है वो आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, पश्चिमी पूर्वी घाट के बारे में। ये हो जाएगा आपके प्रायद्वीपीय पठार का सेगमेंट। अगर इसको भारत के मैप में मेंशन करें तो केंद्रीय उच्च भूमि आपकी यहाँ कहीं पर आएगी। ठीक है, जो अरावली वाला क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पूर्वी पठार की बात करेंगे, लिखते चलिएगा, पॉइंट फ्रेम में करिए। फर्स्ट आएगा यहाँ पे, और सेकंड आपका क्या है? सेकंड पूर्वी पठार आएगा तो वो फिर यहाँ कहीं पे आएगा। पूरब के जो पठार हैं, ठीक है, वो छोटा नागपुर, रांची, ये सब पूर्वी पठार में आते हैं, वो यहाँ आएंगे। और तीसरा में उत्तर पूर्वी पठार आएगा, मेघालय का पठार जैसे जिसमें आता है, वो आपका थर्ड वाला सेगमेंट उत्तर पूर्वी पठार यहाँ आएगा। फोर्थ फिर क्या है आपका? फोर्थ है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार आपका ये हो जाएगा, फिर दक्षिण का पर्वतीय पठार हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा पूर्वी पश्चिमी घाट। ये आपका मैप हो गया। अगर इसको और भी डिवाइड करना चाहो तो इसमें कौन कौन से आएंगे ये नोट कर लीजिए। केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली, मेवाड़, मालवा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अरावली, मेवाड़। ठीक, अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड। ठीक है, ये सारे आपके इसमें आएंगे। ठीक है, मालवा, बुंदेलखंड, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। इसी में विंध्य भी आएगा, विंध्य पर्वत भी इसी में आएगा। पूर्वी पठार में पढ़ोगे तो पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार आएगा, जिसके 3 सेक्शन होंगे, रांची, हजारीबाग, राजमहल। इसमें आएगा छोटा नागपुर का पठार, जिसके 3 सेक्शन होंगे, रांची का पठार, हजारीबाग का और राजमहल का। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। उत्तर पूर्वी पठार को आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मेघालय का पठार आएगा। दक्कन का पठार पढ़ाएंगे, इसमें सिर्फ एक है मेघालय का पठार, इसमें है कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। ठीक है, और दक्षिण पर्वतीय पठार में पढ़ेंगे तो इसमें आएगा नीलगिरी, अन्नामलाई, पलनी, कार्डमम, ये चारों पहाड़ियाँ इसमें आएगी। ठीक है, फिर पूर्वी घाट आ जाएगा आपका। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है मैप में कि कैसे कैसे कौन से सेगमेंट्स हैं। तो पहले हम उसको उठाते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि को। ठीक है, पहले हम बताते हैं आपको केंद्रीय उच्च भूमि। तो आपने आशा करता हूं कि नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसके पहले सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे सारे के सारे सेगमेंट क्लियर कराएंगे। मैप का ये जो पोर्शन है ये है केंद्रीय उच्च भूमि वाला। तो केंद्रीय उच्च भूमि में पहला अरावली का पर्वत है, जो फैला कहाँ से है? अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक है। ठीक है, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक है। दिल्ली का मजनू का टीला जो आता है वो यहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, ये फैला हुआ है। अगर इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन करना चाहो तो क्या है, ये प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है या फिर प्राचीनतम अवशिष्ट मोड़दार पर्वत है। ठीक है,
जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या है, माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत इसी में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। यह क्या करता है, यह पश्चिम भारत का मुख्य जल विभाजक है। किस तरह का मुख्य जल विभाजक है, अगर इस पर्वत की बात करें तो किसको, गंगा के मैदान को, ठीक है, गंगा के मैदान को राजस्थान के मैदान से अलग करता है, ठीक है। इसलिए ये मुख्य जल विभाजक का काम करता है। जो गंगा नदी का अपवाह है उसको ये राजस्थान के मैदान से अलग करता है। और क्या, अरावली पर्वत से चंबल नदी निकलती है, ठीक है, चंबल नदी यहीं से होकर निकलती है। और क्या करता है, अरावली और मालवा, देखो यहाँ देखना, अरावली फिर मालवा पड़ेगा, इसके बीच में कौन सा पर्वत पड़ता है, यहाँ पे मेवाड़ पड़ता है। ये सिचुएशन है इस पर्वत की। मैप में आपको अरावली मिलेगा, फिर मेवाड़ पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा, मालवा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मालवा, अगर मालवा के बारे में आपको बताएं, ये जो मालवा का पठार है तो ये मध्य प्रदेश में बेसिकली है। ध्यान देना, अगर मालवा के बारे में मेंशन करना हो तो मालवा क्या कहते हैं, बेसिकली मध्य प्रदेश में है। क्या इसकी खासियत है, मध्य प्रदेश में ये बेसाल चट्टान से निर्मित है। और बेसाल चट्टान से निर्मित होगा तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इसलिए यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। काली मिट्टी पाई जाती है, किसके लिए होती है, फिर ये कपास की खेती इसीलिए यहाँ पे अधिक होती है, ठीक है। कपास की खेती यहाँ पे ज़्यादा होती है, काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है। चूँकि ये क्या कहते हैं, इस यहाँ के मिट्टियों का चंबल नदी के होने से कटाव बहुत हुआ है, इसलिए यहाँ पे बीहड़ भूमि भी बहुत ज़्यादा है, उत्खात भूमि भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जैसे डाकुओं का प्लेस बोला जाता था। लोग डाकू वगैरह क्या करते थे, इसी उत्खात भूमि में छिपने का काम करते थे, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया आपका एमपी के मालवा के पठार के बारे में थोड़ा सा जनरलाइज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट पोर्शन में आ गई कि आपने अच्छे से जान लिया। और इसी में क्या था आपका, अरावली पर्वत के बाद हमने क्या बताया था, मालवा का बता दिया। मालवा के बाद हमने तीसरा क्या बताया था, बुंदेलखंड का पठार बताया था। तो बुंदेलखंड को मैप में देखिएगा, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बुंदेलखंड का पठार पढ़ते समय मैप को खोले होंगे, ठीक है। जो बुंदेलखंड का पठार है ये दो जगह फैला हुआ है, ये मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। इस चट्टान का निर्माण जो है ग्रेनाइस और नीस से हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसका निर्माण ग्रेनाइस नीस से हुआ है, इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे बेतवा नदी है, पानी कम मिल पाता है, इसलिए ये सूखा क्षेत्रों में आता है। जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये सूखा क्षेत्र में आता है। इसके बाद अगला सेक्शन हमारा बिंद का पर्वत था। बिंद के पर्वत में क्या, ये जोवर हिल से लेके कैमूर हिल तक फैला हुआ है, जिसके ऊपर क्या पड़ेगा, बीच में ऐसे बिंद का पर्वत है, इधर जोवर हिल पड़ता है, इधर कैमूर का पर्वत पड़ता है, कैमूर हिल पड़ता है। उसके बाद ऊपर ये आपकी जो पहला सेक्शन था केंद्रीय उच्च भूमि पड़ जाती है, ठीक है। और नीचे क्या पड़ता है, नीचे आपका नर्मदा नदी घाटी पड़ती है। तो ये सेक्शंस आपका हो गया पहला, जो हमने आपको बताया केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद जैसे आगे बढ़ोगे क्या पड़ेगा आपका दूसरा सेक्शन, यहाँ पे आओगे तो पूर्वी पठार पड़ेगा। सिर्फ लैंडस्केप में पठार आएंगे या फिर जो नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं वो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दे रहे हैं आपको। बाकी इसके अलावा नदियों को तो पूरे भारत की हम अलग से बताएंगे ही ना आपको, ठीक है। देखिए पूर्वी पठार, सिर्फ मैप को देखते जाइए और ऑर्डर क्रम में इसलिए बता रहे हैं कि ताकि एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं समस्या ना हो। जैसे पूर्वी पठार का अगर ऑर्डर क्रम आपसे पूछेगा तो पहला छोटा नागपुर का पठार, फिर छत्तीसगढ़ का पठार, फिर दंडकारण्य। देखिएगा ध्यान से, छत्तीसगढ़ का पठार आएगा, फिर क्या आएगा, दंडकारण्य आएगा। और छोटा नागपुर में 3 पठार आएंगे, रांची का, हजारीबाग का, राजमहल का। रांची का, ठीक है, और हजारीबाग का, और क्या आएगा, राजमहल आएगा। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ध्यान देगा, अगर मैप देखेंगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये इस तरह के सेक्शंस में डिवाइड है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, हजारीबाग है, यहाँ रांची है, यहाँ राजमहल है और यहाँ पे रांची है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और यही राजमहल की ऊंची चोटी में आता है डलमई हिल। डलमई हिल इसकी ऊंची चोटी में से
एक पड़ती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है, जो क्या करती है, स्वर्ण रेखा नदी रांची से गुजरती है तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को 2 भागों में काटती है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को बीच से कौन सी नदी गुजर रही है, स्वर्ण रेखा यहीं से गुजर रही है। जो भी चीज़ें यहाँ की इंपॉर्टेंट है उसको देखते पड़े। जैसे छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, उसकी ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन सी पड़ती है, उसकी ऊंची चोटी पारसनाथ पड़ती है, याद रखना। और राजमहल क्या करते हैं, राजमहल की जो पहाड़ी है वो पश्चिम बंगाल को क्या करती है और झारखंड की सीमा बनाती है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड की क्या करती है, राजमहल सीमा बनाती है। चूँकि धात्विक और अधात्विक खनिज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, धात्विक अधात्विक खनिज में कोयला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनजातियाँ अधिक होने से क्या होता है, उद्योगों का विकास थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे जानने लायक। आगे बढ़ोगे जो दंडकारण्य के पठार में, तो दंडकारण्य का पठार 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह का ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। ऊपर महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, फिर उड़ीसा आपका है, फिर यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका, आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ। ठीक, तो इस तरह का जो प्लेस है इसमें क्या आपको देखने की जरूरत है, यहाँ से एक नदी गुजरती है, इंद्रावती नदी। ठीक है, जो गोदावरी की सहायक नदी है वो इंद्रावती नदी दंडकारण्य के पठार से होके गुजरती है। क्योंकि खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी सघन है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए यह क्षेत्र हमेशा क्या रहता है, पिछड़ा रहता है। ठीक, यह क्षेत्र हमेशा पिछड़ा रहने का रीजन क्या है, धात्विक खनिज तो बहुत ज़्यादा है ही है, लेकिन ये सूखा होता है। सूखा होने की वजह से क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में पिछड़ापन ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के सेगमेंट आपके सामने मैंने रख दिया। इसके अलावा इस पूर्वी के पठार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तीसरा सेक्शन जो आपका है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में क्या है, मैप में देखिएगा, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, उत्तर पूर्वी पठार में क्या है, मेघालय का पठार है। ठीक है, हमने आपको पहले ही बता दिया, मेघालय का पठार है, जिसमें क्या है, आपकी गारो है, खासी है, जयंतिया पाई जाती है। और खासी में क्या है, खासी में मासिन राम पाया जाता है, जहाँ पे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है ना, मासिन राम, वो खासी पर्वत में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ोगे तो उत्तर पूर्वी पठार के बाद फिर अगला सेगमेंट क्या था आपका, दक्कन का पठार था। फिर अगला सेगमेंट था ये आपका दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में क्या इंपॉर्टेंट है, दक्कन के पठार में जानने वाली जो चीज़ें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है और ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, महाराष्ट्र में है और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो चीज़ें होंगी वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। अगर काली मिट्टी पाई जाएगी तो खेती कौन सी होगी, कपास की होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कुछ चोटियाँ इसमें पाई जाती हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, नोट कर लेना, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, इसके बाद लिख देना अजंता, ये क्रम है। ठीक है, ये सारी पहाड़ियाँ हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके आगे बढ़ोगे तो कर्नाटक का पठार पड़ेगा। कर्नाटक के पठार में हमने 2 चीज़ें बताया दक्कन में, कर्नाटक और आंध्रा का पठार ना। कर्नाटक के पठार जो है वेस्टर्न घाट से लेके कर्नाटक के मैदान तक फैला हुआ है। इसमें 2 चीज़ें हमने आपको बताई थी, पहला कर्नाटक का पठार, इसको समझ लो, और दूसरा क्या बताया था यहाँ पे, आंध्रा का पठार, शुरुआत में ही, जिसको 2 सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया है, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। कर्नाटक के पठार में हमने बताया कि यहाँ पे एक प्लेस पाया जाता है मलनाद। ठीक है, मलनाद सुने होंगे। मलनाद क्या होता है, मलनाद जो है, जो कर्नाटक के इस क्षेत्र से, कर्नाटक के पठार से जो लगी उच्च भूमि होती है उसी को बोलते हैं वहाँ का मलनाद, मतलब ऊंचे एवं पठारी क्षेत्र को मलनाद बोलते हैं। और मलनाद में सबसे ऊंचा भाग जो पड़ता है बाबा बुदान। बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कुद्रेमुख है, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा बुदान पड़ता है, इसकी ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। ठीक है, आंध्रा के पठार में क्या इंपॉर्टेंट है, आंध्रा के पठार में इंपॉर्टेंट ये है कि आंध्रा का जो पठार है वो रायलसीमा का पठार से लेकर तेलंगाना के पठार तक फेमस है। देखो मिटा के यहाँ ऊपर बना दे रहे हैं इसका फिगर, बस परिचय करा रहे हैं ताकि जब भारत की चीज़ों के बारे में, अवस्थिति के बारे में बताने लगें तो आपको दिक्कत ना हो, आपका
सारा का सारा पोर्शन जो है सुना महसूस हो कि हमने सारी चीज़ें सुन रखी है, कौन सा कहाँ पड़ता है। ठीक है, रायलसीमा से लेके कहाँ तक है, तेलंगाना के पठार तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। बीच में यहाँ से एक नदी गुजरती है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी और कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। ठीक, ये दोनों नदियाँ यहीं से गुजरती हैं और तेलंगाना के पठार या इस नदी की सीमा पर भी अवस्थित क्या है, जो झील है कोलेरू, जो कोलेरू झील है वो इसी नदी की सीमा पर अवस्थित है। और जो रायलसीमा का पठार है इस पे क्या, इसमें नल्लामलाई पर्वत, बेलीकोंडा पर्वत और पालकोंडा पर्वत, 3 पर्वत पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नल्लामलाई, ठीक है, बेलीकोंडा और पालकोंडा। ठीक है, ये हो गया आपका आंध्रा का पठार, मतलब दंडकारण्य दक्कन के पठार में 2 चीज़ें थी, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार, ये हमने आपको निपटा दिया। ठीक है, अब दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना, जो इसके अलावा 5वां सेक्शन था आपका दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र। इस यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र, ये जो दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र है इसको जानने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फैला बड़ा अच्छे से विधिवत तरीके से है। ठीक है, हमने 4 पहाड़ियाँ आपको शुरुआत में बता दी थी। ठीक है, और कौन कौन सी बताई थी आप स्वयं बताओगे। पहली हमने बताई थी नीलगिरी, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, फिर कार्डमम, फिर पल्ली। देखना इसे अच्छे से, नीलगिरी, अन्नामलाई, ठीक है, कार्डमम और पल्ली पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेटा। ठीक है, ये नाम याद रखना, बहुत पूछा जाता है। इसकी ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। जब आगे गुजरोगे नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे का नाम क्या है, पाल घाट। पाल घाट दर्रा है जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। ठीक है, दर्रे का नाम पाल घाट है, करता क्या है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली आपको, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। अन्नामलाई कार्डमम के बीच में क्या है, एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है सेनकोटा दर्रा, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम है सेनकोटा, जो करता क्या है, तिरुवनंतपुरम को आपके मदुरै से जोड़ता है। फिर उसके बाद क्या पड़ता है, पल्ली पहाड़ियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह का फैला हुआ है। अगर इसको मैप में देखोगे, भारत का मैप अगर बनाओगे तो कुछ इस तरह का क्षेत्र है जो आपसे हमेशा बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप गलत भी करके आते हो। ये कुछ इस तरह का क्षेत्र फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक पता है, यहाँ पे आपकी ताप्ती नदी बेसिन से लेके, ठीक है, ताप्ती नदी बेसिन से लेके ये पूरा फैला है कन्याकुमारी तक। आपके ताप्ती नदी बेसिन से लेके ये फैला कहाँ है, कन्याकुमारी तक। और ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, पहला गोवा और दूसरा नीलगिरी पर्वत तक। ठीक है, ताप्ती नदी बेसिन से गोवा के बीच के क्षेत्र को, इस क्षेत्र को पूरा क्या बोलते हैं, सह्याद्री। पहले याद रखना, इस सारे के सारे क्षेत्र को सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, और सह्याद्री में इस पोर्शन को बोलते हैं उत्तर सह्याद्री, इसको बोलते हैं मिडिल सह्याद्री, मध्यवर्ती सह्याद्री, और इसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, अब सह्याद्री के बारे में समझ में आ गया आपको। और इस उत्तर सह्याद्री के क्षेत्र को ही बोलते हैं कोंकण तट, नीचे वाले को कनाडा और नीचे वाले को फिर मालाबार। ठीक है, ध्यान देना, कोंकण, कनाडा और मालाबार तट। मालाबार तट, अब इसको खोल के बता देते हैं। कोंकण तट कहाँ पे बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वो महाराष्ट्र में। उसके बाद कनाडा कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में। और मालाबार कहाँ बोलते हैं, केरल में। ये कुछ इस तरह का है, देख लीजिए। अगर इसी फिगर को हम फिर से ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे देखना, ये आपकी क्या हो गई, सह्याद्री हो गई। ठीक है, आपकी सह्याद्री हो गई। सह्याद्री में क्या है, इस तरह का पर्वतमाला फैला हुआ है। यहाँ पे सतमाला है, आगे बढ़ोगे तो क्या पड़ेगा, सतमाला के नीचे अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये सब यहीं पे है। ठीक है, अजंता, बालाघाट,
हरिश्चंद्र। ठीक है, ये किस में आते हैं सारे के सारे। और हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, मतलब वेस्टर्न घाट की पूरी सबसे ऊंची चोटी क्या है अगर देखा जाए तो, अगर वेस्टर्न घाट की ऊंची चोटी की बात करें तो इसका पड़ता है काल सुब्बई। ठीक है, ये याद रखना, वेस्टर्न घाट की ऊंची चोटी क्या पड़ती है, काल सुब्बई। आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा, आगे पणजी पड़ेगा, फिर पाल घाट पड़ता है। पणजी है, फिर क्या है यहाँ पे पाल घाट का है। वो पोर्शन हम पूरा खोल के बता रहे हैं आपको कि मालाबार तट में क्या आता है, ये कौन सा तट आएगा, फिर आपका कोंकण तट आएगा। आगे बढ़ोगे क्या कहते हैं, तो इसमें क्या पड़ेगा पणजी, जहाँ पे पणजी पड़ेगा वहाँ पे पड़ता है बाबा बुदान की पहाड़ी, कुछ इस तरह का है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी जिसकी ऊंची चोटी हमने क्या बताया था, कुद्रेमुख। नीचे जाओगे तटीय मैदान, तटीय मैदान में इसी को क्या बोलते हैं, कनारा तट। ठीक है, ये कोंकण हो गया, ये आपका कनारा तट हो गया। और जो पाल घाट वाला ये क्षेत्र है जिसमें सेनकोटा पाल घाट पाया जाता है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं आपका मालाबार तट। अगर पहले से समझ में ना आया हो तो दूसरे से आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने पर्वत पठार को बताना आपको हिमालय के क्लास से शुरू किया, फिर आपको इन क्षेत्रों से होते हुए पूरा का पूरा भारत का जो लैंडस्केप था हमने आपको ओवरव्यू 2 क्लास में बताने का प्रयास किया और कंप्लीट कर दिया। इसके जस्ट बाद अगर अभी कुछ बचा होगा इसमें तो रिवीजन कराएंगे, नहीं तो फिर इसके क्लाइमेट पे जाएंगे, भारत का क्लाइमेट कैसा है। और भारत का क्लाइमेट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने आपके प्राकृतिक प्रदेश को बताया था तो उसमें आप भारत को जिस अक्षांशीय रेखा पे रखना होगा रख लेना, और आप बता देना कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी फसल पाई जाएगी, कैसा तापमान होगा, यहाँ वर्षा होगी कि नहीं होगी, सारी चीज़ें आप बताओगे। एक क्लास में बताने का प्रयास करेंगे कि आप ही सब अपने आप बताओगे। फिर इसके जस्ट बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का अपवाह तंत्र आएगा, यहाँ की नदियाँ आएंगी, फिर हम आपको उन नदियों से फिर आगे क्लास को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।